बच्चों देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। आओ बच्चों देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। नमस्कार दोस्तों, अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज पर फिर से आपका स्वागत। मैं हूं आपका मेजबान दोस्त डॉक्टर नरेंद्र सीमतवाल और मैं लेकर फिर से हाजिर हूं अब गणित हुआ आसान। और आज गणित हुआ आसान के अंक में हम जानेंगे एलिप्स यानी कि दीर्घवृत्त। और इन सब की जानकारी हमें दे रहे हैं आईईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के असिस्टेंट प्रोफेसर सचिन वर्मा, और उनका साथ दे रहे हैं हमारे कम्युनिटी के छात्र। और वो हमें बताएंगे कि गणित को और आसान किस तरह किया जा सकता है और उसका हमारे दैनिक जीवन में कहां कहां प्रयोग हो सकता है। नमस्कार बच्चों। नमस्कार सर। बच्चों, मेरा नाम सचिन कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन आईटी इंजीनियरिंग कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं वो पिछले ही टॉपिक का एक नेक्स्ट पार्ट है। पिछले वाले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था एलिप्स के बारे में। जी सर। ठीक है बच्चों, उसे कहते हैं हिंदी में दीर्घवृत्त। सही बच्चों? जी सर। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ आप लोग पहले अपने बारे में थोड़ा थोड़ा मुझे इंट्रोडक्शन दे, अपने बारे में बताएं मुझे। शाबाश, बताएं बच्चों। मेरा नाम मोहम्मद सरफराज है। मेरा नाम स्नेहा है। और मेरा नाम नीरज उपाध्याय है। तो जैसे कि हमने पिछले अध्याय में जाना, हम मेन टॉपिक जो हमारा वो है कॉनिक सेक्शन, और कॉनिक सेक्शन के जिस टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है दीर्घवृत्त, जिसे कहते हैं इलिप्स। पिछले अध्याय में हमने जाना कि क्या होता है इलिप्स और कैसे होते हैं उसके केंद्र और क्या होते हैं उसके शीर्ष। ठीक है? तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ एक बार थोड़ा सा रिवाइज करें हम। जी सर। तो हम जानेंगे आज नाभिलंब के बारे में, है ना, जो मेन इक्वेशंस होती हैं इलिप्स की, उनके बारे में जानेंगे, जिसे मानक समीकरण कहते हैं हम। लेकिन उससे पहले हम जानना चाहते हैं थोड़ा सा रिवीजन के बारे में। क्या होता है इलिप्स, कैसे होते हैं उसके केंद्र और कैसे होती है फोकल और क्या होते हैं उसके शीर्ष। ठीक है बच्चों? तो सबसे पहले थोड़ा मुझे बताएं दीर्घवृत्त के बारे में, कैसे आप डिफाइन कर पाओगे दीर्घवृत्त को। सर, जैसा कि सर आपने सर पिछली कक्षाओं में सर बताया था कि इलिप्स को हिंदी में दीर्घवृत्त कहते हैं। तो सर जो दीर्घवृत्त है ये तल के उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है। जैसे कि पहले कोई एक दो बिंदु को स्थिर रखेंगे, मान लीजिए जैसे कि F1 और F2 को ले लिया। सबसे पहला काम होता है कि तल में किसी दो बिंदु को स्थिर किए, जैसे कि F1 और F2 हो गया। अब तल पे उन सभी बिंदुओं का समुच्चय, जैसे अब उन सभी बिंदुओं को कैसे फाउंड करेंगे, जैसे कि कोई भी बिंदु, जिस बिंदु से उन दोनों बिंदुओं के दूरी जो है उनका योग यदि अचर रहता हो, जैसे कि मान लीजिए यदि तल पर कोई एक बिंदु P1 है तो P1 से F1 की दूरी P1F1, P1 से F2 की दूरी P1F2। अब इन दोनों का जो योग हो गया P1F1 प्लस P1F2। अब उसी तल में कोई एक और दूसरा बिंदु जिससे कि उन दोनों बिंदुओं के दूरी का योग अचर हो, जैसा कि मान लीजिए P2 एक कोई पॉइंट है, P2 से F1 की दूरी P2F1, P2 से F2 की दूरी P2F2। अब इन दोनों का योग P2F1 जोड़ P2F2। अब यदि P1F1 जोड़ P1F2 बराबर P2F1 जोड़ P2F2 हो, तब ये जो दोनों बिंदुएं हुए, इस प्रकार से जितनी भी सारी बिंदुएं होंगी उन सभी बिंदुओं के समुच्चय को दीर्घवृत्त कहेंगे।
शाबाश बेटा। देखो जैसे इन्होंने बताया नीरज ने कि अब सबसे पहले तो हमें एक तल लेंगे, एक्सवाई प्लेन लेंगे और उसमें और दो बिंदु मानेंगे F1 F2 जो कि हम बोल रहे हैं कांस्टेंट होंगे अपना में, जी सर। एक फिक्स पॉइंट होगा। अब उसी तल में हम ऐसे बिंदु को कलेक्शन उठाने की कोशिश करते हैं जिसका मान लो सपोज करो एक बिंदु ले लिया मैंने P, है ना, जी सर। इसको P1 F1 और P2 F2 की जो दूरी होगी वो हमेशा कॉमन होगी हर बिंदु के लिए। एक जी बिंदु सर। मैंने P माना तो P1 F1 और P2 F2 हो गया, दूसरा बिंदु माना P2 तो P2 F1 और P2 F2 F2। ऐसी तरह P3 बिंदु मानूंगा, P3 P3 F1 और P3 F2। इनका जो कॉम्बिनेशन लेंगे तो हमेशा योग जो होगा हमेशा अचर होगा, कांस्टेंट नंबर आएगा। जी सर। ठीक है, तो ऐसे बिंदुओं को जो कलेक्शन बनाऊंगा एक सेट बनेगा और वो एक कर्व बनाएगा और उस कर्व को हम नाम देंगे दीर्घवृत्त। जी सर। ठीक है, जिसे कहेंगे हम इलिप्स। सही बच्चों, जी सर। दीर्घवृत्त किसी बिंदु पर दो बिंदुओं से दूरी का योग अचर रहता है, ये एक रिजल्ट है उसका, जी सर। और वह स्थिर बिंदु के बीच की दूरी से अधिक रहता है। जी सर। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया दीर्घवृत्त की परिभाषा। जी सर। सही बच्चों, जी सर। अब मुझे बताएं कि हमने यहाँ पे स्थिर बिंदु बोल रहे हैं बार बार, तो लेकिन ये स्थिर बिंदु होते क्या है? अर्थात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो फोकस होता है जिसे बोलते हैं नाभि, नाभि को कैसे एक्सप्लेन करोगे, जो कि हम पिछले अध्याय में जान चुके हैं। आप बताएं सरफराज। सर नाभि उसे कहेंगे जैसे यहाँ पे हम ले रहे हैं कि स्थिर बिंदु, वही जो दो स्थिर बिंदुओं को ही दीर्घवृत्त की नाभि कहेंगे। ठीक है, जी सर। तो जैसे बता रहे हैं कि जैसे हमने पिछली भाषा में बात किया, पिछली परिभाषा में बात किया, जब हम दो स्थिर बिंदुओं की बात कर रहे हैं तो दो स्थिर बिंदु कुछ नहीं केवल और केवल क्या है, आपकी नाभियों के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे कहते हैं इंग्लिश में फोकस। ठीक जी है सर। इसका मतलब ये हो गया कि दीर्घवृत्त में दो फोकस होते हैं, है ना बच्चों? जी दीर्घवृत्त सर। में दो फोकस होते जी हैं। सर। जी ठीक है, सर। तो फिर हम जानना चाहते हैं कि केंद्र के बारे में बात की थी हमने, जी सर। केंद्र के बारे में बताएं। आप बताएं बच्ची। सर केंद्र के बारे में नाभियों को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु को दीर्घवृत्त का केंद्र कहते हैं। ठीक है, जी जैसे सर। इन्होंने बताया कि दो नाभियां होती हैं, दो नाभियों को मिलाते हुए पहले मैं एक रेखाखंड खींचता हूँ। जी सर। ठीक है, जी सर। और दो नाभियों जैसे F1 F2 है, जी सर। जी सर। उनका डिस्टेंस F1 F2 हो गया, उनके बीच में जो मध्य बिंदु होगा वो जी मध्य सर। बिंदु क्या कहलाएगा? आपका नाभि का केंद्र। नाभि का नाभि का केंद्र केंद्र। कहलाएगा। जी सर। ठीक है, जी सर। दीर्घवृत्त का हाँ, केंद्र। दीर्घवृत्त का केंद्र केंद्र कहलाएगा, जी सर। है ना। फिर हमने जाना था कि ये तो हो गया फोकस के बारे में और केंद्र के बारे में। फिर हमने जाना था कि दीर्घवृत्त की जो एक्सिस होती हैं, दो तरह की एक्सिस होती हैं, जी एक सर। होती है मेजर एक्सिस और एक माइनर माइनर एक्सिस। एक्सिस। मेजर एक्सिस को कैसे डिफाइन करोगे बताएं बेटा, पिछले अध्याय में जान चुके हैं हम। सर दीर्घवृत्त की नाभियों से जाने वाले रेखाखंड को ही सर दीर्घवृत्त का दीर्घ अक्ष कहते हैं। जैसे F1 और F2 से जाती हुई एक यदि रेखा खींचते हैं, ऑब्वियसली सर वो क्षैतिज ही होगा क्योंकि F1 और F2 दोनों को मिलाते हुए खींचना है। तो जो F1 और F2 को मिलाते हुए खींची गई रेखा है वो दीर्घवृत्त का दीर्घ अक्ष कहलाती है। शाबाश बेटा। और ऐसे ही बात करें तो माइनर एक्सिस सीखें जिसे बोलते हैं लघु अक्ष। आप बताएं बच्चे सरफराज। सर केंद्र से जाने वाला और दीर्घ अक्ष पर लंबवत रेखा, उसी कहते हैं दीर्घवृत्त का लघु हाँ, अक्ष। देखो जैसे जी F1 सर। F2 बोल रहे हैं हम, जी इसके सर। बीच में मध्य बिंदु को हम बोलते हैं केंद्र। जी सर। केंद्र से जाने वाली और दीर्घ अक्ष पर लंबवत। के लंबवत। जी सर। लंबवत मतलब 90 डिग्री का जो जी कोण सर। बना रही हो, परपेंडिकुलर। कौन से पॉइंट पे? ओरिजिन, वो जो जिसको मैंने ओरिजिन बोल रहा हूँ, जिसको जी बोल रहा सर। हूँ मैं केंद्र बोल रहा हूँ। जी सर। जी तो सर। वो क्या जो एक्सिस होगी वो क्या कहलाएगी? आपकी लघु लघु अक्ष। लघु एक्सिस कहलाएगी। ठीक है बच्चों, जी सर। ऐसे ही बात की थी हमने शीट्स के बारे में। शीट्स दो प्रकार के होते हैं वहाँ पे, है ना, जी जो दो सर। एंड पॉइंट होते हैं जहाँ पे आपकी दीर्घ अक्ष कट करती है एंड पॉइंट पे। जी सर। ठीक है, वो एंड पॉइंट क्या कहलाएंगे? आपके शीर्ष शीर्ष। कहलाएंगे। इस प्रकार हमने देखा कि दीर्घवृत्त दीर्घवृत्त जो होता है उसमें एक तो होती है आपकी केंद्र, दो जी होती सर। हैं आपकी फोकस और दो होते हैं शीर्ष और दो होती हैं आपकी एक्सिस, जिसे कहते हैं एक तो को बोलते हैं लघु एक्सिस और एक को बोलते हैं दीर्घ। दीर्घ अक्ष। दीर्घ अक्ष। ठीक है बच्चों, जी सर। जी तो ये सर। तो पिछले अध्याय में हम जान चुके हैं। अब जी सर। आज वाले अंक में हम थोड़ा सा कुछ नई बातों के बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चों। जी सर। हम जानते हैं दीर्घवृत्त के बारे में। आज हम जानेंगे मानक समीकरण, दीर्घवृत्त का मानक समीकरण, जिसे बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ इलिप्स। इलिप्स। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। अगर दो तरह की इक्वेशंस होती हैं, एक को नाम देते हैं हम मानक समीकरण का फर्स्ट पार्ट जिसे बोलते हैं x² अपॉन a²
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब होता है जो दीर्घ अक्ष है जो है वो क्या है आपकी एक्स एक्सिस है। जी सर। दीर्घ अक्ष जो है वो क्या है एक्सिस है, और जो आपकी लघु अक्ष है वो क्या है आपकी वर्टिकल एक्सिस है। जी सर। ठीक है, जिसके जो केंद्र के निर्देशांक होंगे वो होंगे 0 0, और नाभि के निर्देशांक क्या होंगे C0 और -C0। जी जी अर्थात सर। जी। केंद्र से नाभि तक की दूरी कितनी है C। जी जी सर। तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे XY प्लेन में C0 C0 और -C0। -C0। ठीक है, और जहां से केंद्र से जो शीर्ष है उस तक की दूरी कितनी है A। ए तो जो शीर्ष के निर्देशांक क्या होंगे A0 पॉजिटिव डायरेक्शन में, और नेगेटिव डायरेक्शन में क्या होंगे -A0। जी ठीक है सर। बच्चों, जी सर। ऐसे ही जो वर्टिकल एक्सिस है जिसे मैं लघु अक्ष बोल रहा हूँ, उसकी दूरी एंड पॉइंट पे जो अगर B है तो वो क्या पॉइंट होंगे 0B और -0 -B। जी सर। ठीक है, जी सर। इस प्रकार हमारा जो ये जो है मानक समीकरण दर्शाता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और जैसा कि मैंने बताया था जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है ये क्या है, एक्स की जो वेरिएबल है इसकी इवन पावर है। एक्स की पावर कितनी है इवन, जी और सर। वाई की पावर कितनी है इवन। Even। इसका मतलब ये हो गया जो मेरा कर्व है वो सिमेट्रिक अबाउट किसके है, दोनों एक्सिस एक्सिस के। जी और सर। वाई एक्सिस। हमने जी पिछले सर। अध्याय में ये भी जाना था कि जब कोई वेरिएबल है अगर उसकी पावर इवन है, इसका मतलब ये होता है कि वो जो कर्व है Symmetric सिमेट्रिक अबाउट क्या होगा उस Axis। एक्सिस से होगा। ऐसे सर। वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है और एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है। ठीक है बच्चों, जी सर। तो ये तो हो गया मेरी तरफ से कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को इज इक्वल टू 1 को हम कैसे डिफाइन करेंगे। एक दूसरा इक्वेशन होता है जिसे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ 2 बोलते हैं। इसको डिफाइन करते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको आप डिफाइन करें कैसे कैसे, इसके बारे में बताओगे, इसकी नाभियों के बारे में, इसके केंद्र के निर्देशांक के बारे में, इसके शीर्ष के निर्देशांक के बारे में। शाबाश, बताएं बेटे। सर इसका नाभि हो जाएगा हमारे पास, जैसा आपने बताया कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो सर यहाँ पे केंद्र से जो हमारा नाभि है उसकी दूरी है C। तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0C होगा पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, और नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ हमारा हो जाएगा 0 - C। और इसका सर जो शीर्ष होगा वो केंद्र से हमारा A डिस्टेंस पर है, तो इसका जो शीर्ष हो जाएगा पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ वो 0A होगा, और नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ 0 - A होगा। नीरज आप और थोड़ा एक्सप्लेन करें इसे। जी सर। सर जैसा कि सर अभी आपने इक्वेशन दिया एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सर एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, चूंकि ए वाला जो टर्म है वो वाई के साथ लगा हुआ है, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, इसलिए जो हमारा जो इलिप्स बनेगा वो वाई एक्सिस पर बनेगा। यदि ए जो है एक्स के साथ लगा रहता तो जो हमारा इलिप्स बनता वो एक्स एक्सिस पर बनता। इसका मतलब ये होता है कि जो दीर्घ अक्ष है वो क्या होगी, एक्स एक्सिस होगी। जी सर। अगर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर के नीचे आ रहा है, मतलब हर में आ रहा है, इसका मतलब हो गया एक्सिस कौन सी होगी, मेन एक्सिस कौन सी होगी सर एक्स एक्सिस। एक्सिस। और ऐसे यदि ही- ए का टर्म जो है वाई के टर्म में आ रहा है तो जो दीर्घ एक्सिस होगा वो वाई एक्सिस होगा। शाबाश बेटा। तो पहले तो ये डिफाइन कर लिए, फिर अब दीर्घ वृत्त को बनाने के लिए सबसे मेन चीज होता है उसका नाभि जानना। तो नाभि जानने के लिए 0, C कोऑर्डिनेट हो गया जो कि वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, 0, -C हो गया जो कि वाई एक्सिस के नीचे लाई करेगा। F1 और F2 दोनों फाइंड आउट कर लिए, दोनों नाभि पता चल गया। अब चूंकि जो दीर्घ वृत्त का मेजर एक्सिस दीर्घ अक्ष जो है वो वाई एक्सिस है, तो जहां पर दीर्घ अक्ष होती है वहीं का जो कटान बिंदु होता है, जो वाई एक्सिस से जो कटान बिंदु होता है वहीं उसका शीर्ष होता है दीर्घ वृत्त का। तो वाई एक्सिस का जो कटान बिंदु है यहाँ पर 0, और 0, है। इस प्रकार से जो शीर्ष हो गया वो 0, और 0, हो गया, और ये जो ओरिजिन हो गया 0, हो गया। इस प्रकार से सर सारे दीर्घ वृत्त का जो एसेंशियल पार्ट्स थे सब हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। इस प्रकार हम किसी भी दीर्घ वृत्त की संरचना कर सकते हैं। शाबाश बेटा। ठीक है बेटा, तो हमने ये जाना कि मानक समीकरण क्या होते हैं दीर्घ वृत्त के, है ना। 2 तरह के होते हैं जैसे आप बता रहे हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जी सेकंड सर। वन एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसके बारे में हमने जान लिया कि नाभियों के निर्देशांक क्या होंगे और शीर्ष के निर्देशांक क्या होंगे और कहाँ पे इसका सेंटर होगा, है ना, और कौन सी लघु अक्ष होगी और कौन सी दीर्घ अक्ष होगी। जी ठीक है। सर। जी अब मैं जानना
जानना चाहता हूँ आपसे, एसेंट्रिसिटी क्या होती है, उत्केंद्रता? जी सर। दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता दीर्घवृत्त के केंद्र से नाभि और केंद्र से शीर्ष की दूरियां का अनुपात है। ठीक है, जी आपका सर। नाम बच्ची? स्नेहा सर। हाँ, देखो जैसे स्नेहा बता रही है, अगर हम उत्केंद्रता को डिफाइन करना हो तो ऐसे डिफाइन करते हैं, E इजिकल टू C अपॉन ए होता है, जी है सर। ना? सर। फॉर्मूला क्या होगा, E क्या है, एसेंट्रिसिटी, और डिफाइन करेंगे C अपॉन ए से। जी इसका सर। मतलब हो गया दीर्घवृत्त के केंद्र से नाभि और केंद्र से शीर्ष की दूरी का अनुपात जो होता है वो क्या कहलाएगी, आपकी उत्केंद्रता, जी सर। जिसे डिफाइन करेंगे E इजिकल टू C अपॉन ए। जी सर। ठीक है बच्चों? जी सर। ठीक है बेटा? जी सर। चलिए अब मुझे बताएं नाभिलंब जीवा के बारे में, और बताएं नाभिलंब जीवा को कहते हैं इंग्लिश में लेटस रेक्टम, कैसे इसको डिफाइन कर पाएंगे नाभिलंब जीवा को? क्या परिभाषा हो सकती है नाभिलंब जीवा की? दीर्घवृत्त की नाभियों से जाने वाली और दीर्घ अक्ष पर लंबवत रेखाखंड जिसके अत्यंत बिंदु दीर्घवृत्त पर हो को दीर्घवृत्त की नाभिलंब जीवा कहते हैं। नीरज आप बताएं। सर, दीर्घवृत्त की नाभियों से जाने वाली और दीर्घ अक्ष पर लंबवत रेखाखंड जिसके अंत्य बिंदु दीर्घवृत्त पर हो। अंत्य बिंदु मतलब बेटा सर- एंड पॉइंट? सर, एंड पॉइंट, उसी को सर दीर्घवृत्त की नाभिलंब जीवा कहते हैं। ठीक है बच्चों? जी सर। ये हो गया जी सर। नाभिलंब जीवा के बारे में। जी सर। अब यहाँ पे मैं आपसे एक स्पेशल केस डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर मेरे को यहाँ पे जैसे ए रखा है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, अगर मैं यहाँ पे ए इज इक्वल टू बी मान लूँ, सपोज करो इस वाली इक्वेशन में ए इज इक्वल टू बी मान लूँ, तो दोनों नाभियों दीर्घवृत्त के केंद्र पर मिल जाएं, तो दीर्घवृत्त जो है किस कर्व में परिवर्तित हो जाएगा, जरा सोच के बताएं मुझे। अगर मैं ए इज इक्वल टू बी मान लूँ, अगर मैं ए इज इक्वल टू बी मान लूँ, देख के बताएं, अगर दीर्घवृत्त में स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दे रखा है, अगर मैं ए और बी को दोनों ही वेरिएबल को एक ही को नंबर मान लूँ, ए जी स्क्वायर बी को भी ए मान लो और ए को भी, तो ए होगा। तो जी जो सर। सर्किल की इक्वेशन, जो इक्वेशन है वो कौन सी बनेगी, सर्कल का इक्वेशन है बनेगा ना? सर। तो Yes, sir. नीचे से ए स्क्वायर कॉमन निकल आएगा हर जी में सर, से। जैसा और हम जानते हैं कि हमारे पास जो इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो होता है एक्स स्क्वायर उपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आपने यहाँ पे कंडीशन दे रखा है कि अगर ए इज इक्वल टू बी हो जाए तो हम किसी भी ए के जगह हम बी रख सकते हैं या बी के जगह ए रख सकते हैं। सपोज कर लेते हैं कि हम ए के जगह बी रखती है, तो सर हमारा जो इक्वेशन बन के आएगा वो होगा एक्स स्क्वायर उपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमारा जो 1 उपॉन बी स्क्वायर है वो कॉमन हो जाएगा और वो राइट हैंड के साथ चला जाएगा, तो हमारा इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है सर्कल का सर। ठीक है बच्चों? जी सर। अब जैसे हमने बताया था जो सिमेट्री है, हम कह रहे हैं कि जो एक्स स्क्वायर, अगर सिमेट्री के बारे में बताया था कर्व किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, तो हमने कहा जो इवन पावर होती है वो सिमेट्रिक होती है। जी ठीक सर। है? अगर इवन पावर है तो वो एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, अगर वाई की पावर इवन है तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। ठीक है? बच्चों अब आपके सामने में एक क्वेश्चन शो कर रहा हूँ, आप मुझे उसके सॉल्यूशन के बारे में इन्फॉर्मेशन दें। एक इक्वेशन दे रखी है आपको, एक इलिप्स की इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। दोबारा सुने मेरी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 एंड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। तो इस वाले इक्वेशन से मुझे बताया कि इस जो कर्व जो बनेगा, ड्रॉ होगा, उसकी इक्वेशन कैसे होंगी, उसकी जीवा कौन सी होगी और मेन एक्सिस कौन सी होगी और लघु एक्सिस कौन सी होगी, और क्या होंगे क्यों निर्देशांक। सबसे पहले बेटा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको जो भी कर्व दिया होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वहां पे एक मेन पॉइंट है, हमें ये रिकॉग्नाइज करना हो कि जो हमारी दीर्घ अक्ष कौन सी होगी। उसके लिए फॉर्मूला बताया है, वो क्या है, अगर एक्स स्क्वायर का हर बड़ा होता है, ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर, दो टर्म दे रखी है, जो इनके हर हैं, एक्स स्क्वायर का हर कौन सा, ए स्क्वायर होगा, और वाई स्क्वायर का हर क्या होगा, बी स्क्वायर होगा। अगर एक्स स्क्वायर का हर बड़ा होता है बी वाई स्क्वायर के हर से, तो जो दीर्घ अक्ष क्या होगी वो होगी आपकी एक्स अक्ष के अनुसार। ठीक है? इसी प्रकार अगर वाई स्क्वायर का जो हर बड़ा होगा एक्स स्क्वायर के हर से, तो जो आपकी दीर्घ अक्ष कौन सी होगी, वाई एक्सिस के अनुदिश होगी। सही है? तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्स स्क्वायर का जो हर है और वाई स्क्वायर का जो हर है उसको कंपेयर करेंगे। जी सर। और जो बड़ा होगा उसके अनुदिश जो है आपकी क्या होगी, मेजर एक्सिस, दीर्घ अक्ष होगी। मेजर एक्सिस होगी। ठीक है?
चलिए अब बताएं मुझे। सर आपने जो क्वेश्चन दिया था सर x² अपॉन 25 प्लस y² अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 था। तो सर इसका सर कंपेयर हम करेंगे अपने स्टैंडर्ड मानक समीकरण से। जैसा कि हमने इलिप्स का मानक समीकरण पढ़ रखा है कि x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 होता है। तो इससे यदि कंपेयर कर रहे हैं तो चूंकि a² बराबर 25 और b² बराबर 9 हो रहा है, मीन्स a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 3 आ गया। अब चूंकि a इक्वल टू 5 b इक्वल टू 3 आ गया, तो अब सबसे पहले किसी भी दीर्घवृत्त को निर्माण करने से पहले उसका नाभि देखते हैं। तो सर नाभि निकालने का, नाभि को सूचित करते हैं c से। c का फॉर्मूला होता है c इज इक्वल टू √a² माइनस b²। तो √a² 5 का होल स्क्वायर मीन्स 25 माइनस b² 3 का होल स्क्वायर मीन्स 9, यानी √25 माइनस 9 इज इक्वल टू √60 और √60 का वैल्यू 4 होता है। तो यहाँ से c की वैल्यू 4 निकल कर आ गई। तो अब जो अपना निर्देशांक हो गया, नाभि का निर्देशांक जो हो गया वो -4,0 और 4,0 हो गया। एक तो -4,0 एक +4,0 हो गया। अब इसका शीर्ष निकालना होता है। तो शीर्ष का जो निर्देशांक होता है वह पहले हम मेजर एक्सिस को जब डिफाइन करेंगे तब शीर्ष निकाल पाएंगे, क्योंकि जब ये पता होगा कि कौन सी मेजर एक्सिस है और उसका वाई, मान लीजिए यदि एक्स एक्सिस पर यदि मेजर एक्सिस हो तो एक्स एक्सिस के साथ जो कटान बिंदु बन रही है वो, यदि वाई एक्सिस पर हो तो वाई एक्सिस के साथ जो कटान बिंदु बन रही है वो। तो सबसे पहले मेजर एक्सिस को डिफाइन करते हैं। मेजर एक्सिस को डिफाइन करने का फॉर्मूला होता है, यदि कोई भी दीर्घ अक्ष की लंबाई निकालना हो तो 2 × a या 2 × v। अब इनमें से जो ग्रेटर होता है उनको दीर्घ अक्ष मानते हैं। तो यहाँ पे 2 × 5 तो 10, 2 × 3 तो 6। तो यहाँ 10 6 से ग्रेटर है, इसलिए दीर्घ अक्ष की जो लंबाई हो गई 10 को लेंगे। मतलब कि जो एक्स एक्सिस है उसको हम मेजर एक्सिस लेंगे और वाई एक्सिस को नहीं लेंगे। अब बारी आई शीर्ष निकालने की। चूंकि अब मेजर एक्सिस तो फाइंड हो गया है, तो अब शीर्ष कैसे निकलेगा? चूंकि शीर्ष जो है 2 × 5 है मेजर एक्सिस, यानी शीर्ष जो है 5 को लेकर निकालेंगे, यानी -5,0 और 5,0 हो जाएगा जो अपना शीर्ष का जो निर्देशांक है। तो बेटा इन्होंने बताया इसके बारे में, आप मुझे बताएं, सरफराज बताएंगे मुझे उत्केंद्रता को कैसे डिफाइन करोगे। हमने यहाँ पे c की वैल्यू निकाल दी 4 और a की वैल्यू जैसे बताया नीरज ने, इसकी वैल्यू आती है 5। तो उत्केंद्रता का फॉर्मूला जैसे मैंने बताया था क्या होता है? E इज इक्वल टू C/A, अर्थात c की वैल्यू कितनी है 4 और a की वैल्यू कितनी है 5। तो उत्केंद्रता कितनी हुई आपकी 4/5। ठीक है बेटा? जी सर। अब मुझे स्नेहा बताएगी नाभि लंब को कैसे डिफाइन करोगे आप। पहले मुझे बताएं नाभि लंब का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। सर 2b² अपॉन a। हाँ शाबाश। तो सर 2 × b² करेंगे। सर b की वैल्यू हमारी 3 थी, तो फिर b² की वैल्यू 18 हो गई। फिर शाबाश। सर b की वैल्यू 3 थी, तो b² की वैल्यू हमारी हो गई 9। फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो गई, और a की वैल्यू हमारे पास 5 थी, तो 18/5। ठीक है, 18/5 आ गया जो कि आपकी नाभि लंब हो गई। जी तो सर। इस प्रकार हमने देखा हमारा c की वैल्यू आई है 4 और a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 3 और उत्केंद्रता E इज इक्वल टू 4/5 है और नाभि लंब जीवा जो है उसका 18/5 18/5 है सर। ठीक है बेटा? जी सर। जहाँ पे नाभियों के निर्देशांक आपके थे -40 और 40 और शीर्षों के निर्देशांक क्या है -50 और 50। ठीक है बेटा? जी सर। तो बच्चों डिस्कस किया कि हमने जाना इलिप्स के बारे में, और जिसे हिंदी में कहा जाता है क्या? दीर्घवृत्त कहते हैं। इसके शीर्ष के बारे में जाना हमने, जी है ना? सर। नाभियों के बारे में हमने अच्छे से जाना। जी सर। हमने जाना नाभिलंब जीवा क्या होती है और क्या इसके फोकस होते हैं। ठीक है, और जी डेली सर। लाइफ के एग्जाम्पल्स के साथ अगर हम जोड़ें तो इसका एग्जाम्पल क्या बनता है बच्चों? सर अंडा। एक अंडाकार आकृति जो होती जी है सर। दीर्घवृत्त का एग्जाम्पल होती है। या दूसरी भाषा में बात करें कि अगर हमें 2 परवलय मिले और उनको अपोजिट साइड से, मतलब जो फेस है, जो ओपन फेस है, उनकी तरफ से जोड़ें, इसका मतलब जो शीर्ष है वो दूर हो और जो फेस साइड से जोड़ें, तो वो क्या बनाएगा? दोनों कॉम्बिनेशन आपका इलिप्स का एग्जाम्पल बनाएगा। जी सर। ठीक है? जी सर। आने वाले अंक में हम फिर जुड़ेंगे आपके साथ, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार सर।
ज्योति परिवलय में दीर्घवृत्त की भूमिका। जी हाँ, अभी आपने ढेर सारी जानकारी सुनी और ये जानकारी हमें दे रहे थे असिस्टेंट प्रोफेसर सचिन वर्मा, IET ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, और उनके साथ थे हमारी कम्युनिटी के बच्चे। उम्मीद है साथियों आज के इस प्रोग्राम को आपने पसंद किया होगा और जरूर कुछ न कुछ टिप्स लिए होंगे। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित और समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, इसकी प्रतिक्रिया, इसकी फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, IET ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, MIA अलवर राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर 0144 512 1190। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com। साथ ही इस प्रोग्राम को इंटरनेट पर भी सुना जा सकता है साथियों, और उसके लिए लॉगिन करना होगा आपको www.i-radiolive.com। इसी के साथ आपके मेजबान डॉक्टर नरेंद्र सिंह मतवाल को दीजिए रुखसत। फिर से जुड़ूंगा गणित का और दूसरा नया प्रोग्राम लेकर। तब तक दीजिए पूरी टीम के साथ मुझे इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।